हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इक्विलेटरल ट्रायंगुलर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, और इक्विलेटरल ट्रायंगुलर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमने कैसे देखा था, जब एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के अंदर जब फीड जहाँ पर कैरियर लिक्विड और सोल्यूट था, जहाँ पर मेरे को सॉल्वेंट ऐड करने के बाद वो सॉल्वेंट सोल्यूट को एक्सट्रैक्ट करता है अलग एक्सट्रैक्ट फेज में, और बाकी कैरियर लिक्विड जहाँ पर मेजॉरिटी में रहेगा वो होगा हमारा रेफिनेट फेज। हमने क्या बोला था, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर डायग्राम के अंदर हम इस सारे पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सारे पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगुलर डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने केवल ये इक्विलेटरल ट्रायंगुलर डायग्राम को समझा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगुलर डायग्राम कैसे सोल्यूट की कंपोजिशन बता सकता है किसी भी पॉइंट पर। तो तीन वर्टिसेस थे मेरे पास, ए, बी और सी, और वर्टिसेस शो कर रहा था प्योर ए, प्योर बी एंड प्योर सी। वहीं पर जो साइड्स थी ए बी बी सी और ए सी ट्राइंगल की, वो शो कर रही थी हमारे पास बाइनरी सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन पहला क्या था कि यहाँ पर ट्रायंगुलर डायग्राम क्यों पढ़ते हैं, बाकी जगह नहीं पढ़ते हैं, तो उसमें क्योंकि यहाँ पर हमें तीन कंपोनेंट्स यानी कि टर्शियरी मिक्सचर के साथ डील करना है हमेशा। डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर मिनिमम 2 कंपोनेंट्स भी होते हैं तो काम चल जाता है, यहाँ पर मिनिमम 3 कंपोनेंट्स मेरे को चाहिए। तो 3 कंपोनेंट्स को एक स्केल पे शो करने के लिए हम लोग यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगुलर डायग्राम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पता चला था यहाँ पर 100% ए है और ये 80% ए, 60 40, तो इस तरह से इस साइड पर ए नहीं मिला था। ठीक उसी तरह से इस साइड पर मेरे पास सी नहीं था, और यहाँ पर इस साइड पर बी कितना था, 0%। अब बात आते हैं फीड पर। फीड में क्या है हमारे पास, ए और सी का मिक्सचर, यानी कि बी नहीं है। फीड में क्या है, ए और सी का मिक्सचर, वेयर ए इज कैरियर लिक्विड एंड सी इज सोल्यूट। ए क्या था हमारे पास, कैरियर लिक्विड, और सी क्या अपने पास, सोल्यूट। स्टेज सिंगल स्टेज है हमारे पास, सिंगल स्टेज। एक स्टेज का मतलब क्या था, स्टेज मिक्सर और सेपरेटर का कॉम्बिनेशन, और मिक्सर के अंदर जहां पर मैं वेल मिक्स करता हूं किसको, अपना फीड और सॉल्वेंट को, तो मिक्सर से जो आउटपुट होगा वहां पर मिलेगा मिक्सर। किस तरह का मिक्सर, टर्शियरी मिक्सर ऑफ ए बी एंड सी। वो टर्शियरी मिक्सर ऑफ ए बी एंड सी सेपरेटर में जाकर सेपरेट होगा दो अलग अलग फेजेस में, एक सोल्यूट रिच होगा एक्सट्रैक्ट और दूसरा आपका कैरियर लिक्विड रिच यानी कि रेफिनेट। अब सिंगल स्टेज को कैसे ट्रायंगुलर डायग्राम पर रिप्रेजेंट करें, इससे पहले हमने ट्रायंगुलर डायग्राम रिप्रेजेंट सीखा था, कैसे किसी भी कंपोजिशन को हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये बात पता लगी थी कि यहाँ से कंपोजिशन पता लगेगी हमें सोल्यूट की। ठीक है, अब एक सिंगल स्टेज के लिए अगर मैं ट्रायंगुलर डायग्राम बनाऊं, तो सिंगल स्टेज के लिए ट्रायंगुलर डायग्राम देखिएगा। ए, ये वर्टिसेस किसके लिए है, ए के लिए कैरियर लिक्विड, ये है मेरे पास बी और ये है मेरे पास सी। ए कैरियर लिक्विड, बी सॉल्वेंट एंड सी सोल्यूट। ठीक है, तो पार्टीशन कैसे हो रहा था देखा था हमने, ये इसके पैरेलली लाइंस बनाकर, तो हर ब्लॉक पर उतनी ही परसेंटेज डिक्रीज होती जाएगी जितना पार्टीशन एक ब्लॉक के अंदर जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 5 हमने लाइंस बनाई थी, तो हर लाइन पर 20% ए डिक्रीज हो रहा था। सिमिलरली जब बी के पैरेलली जाएंगे तो वहाँ पर भी 20% डिक्रीज हो रहा था। तो जितना पार्टीशन आप करते हैं, यानी कि अगर आपने वहाँ पर 10 ब्लॉक्स बनाए हैं, तो हर ब्लॉक के अकॉर्डिंग, यानी कि हर ब्लॉक पर 10% क्या हो जाएगा, वहाँ पर डिसेंट आ जाएगा, हर ब्लॉक पर 10% का डिसेंट। अब ट्रायंगुलर डायग्राम फॉर वन स्टेज, ये हमारे पास ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर डायग्राम हमने इधर बनाया, और यहाँ पर उसी के अंदर इक्विलिब्रियम कर्व। ये क्या है मेरे पास, इक्विलिब्रियम कर्व। इक्विलिब्रियम कर्व क्या बताएगा, सोल्यूबिलिटी। क्या बताएगा मेरे को, सोल्यूबिलिटी के बारे में, यानी कि सोल्यूट कितना सोल्यूबल हो सकता है सॉल्वेंट में, उसी हिसाब से एक्सट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, जहाँ पर ये जो इक्विलिब्रियम कर्व है, इक्विलिब्रियम कर्व के बियॉन्ड जाकर मेरे को मिलेगा 1 फेज रीजन, और यहाँ पर क्या है मेरे पास, 2 फेज रीजन। बात करते हैं 1 फेज की और 2 फेज की। 1 फेज और 2 फेज हमारे पास क्या है कि सर यहाँ पर तो दोनों साइड लिक्विड ही है, फीड भी मेरे पास लिक्विड में है और सॉल्वेंट भी अपने पास लिक्विड में है। तो यहाँ पर मैं 2 फेजेस की बात क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 फेजेस की बात इसलिए कर रहे हैं कि हमेशा अगर आपको लिक्विड दिखता है तो जरूरी नहीं है ए प्लस सी किसमें हमारे पास लिक्विड और बी आपका लिक्विड। इससे मिलने वाले जो प्रोडक्ट हैं, इससे मिलने वाले जो प्रोडक्ट है मेरे पास ई प्लस आर, यानी कि एफ प्लस एस गिव्स ई प्लस आर। एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट, ये दोनों फेजेस सिंगल फेज कब कहलाएंगे, हालांकि दोनों ही लिक्विड में है, दोनों ही लिक्विड में है। तो सीधी सी बात है
जब E और R यानी कि दो लिक्विड आपके कंप्लीटली मिसिबल होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल फेज। अगर वो दोनों पार्शियली मिसिबल है यानी कि उसका कुछ पोर्शन इमिसिबल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टू फेज रीजन। और एक्सट्रैक्शन के अंदर अगर आप सेपरेशन देखना चाहते हैं तो आपको ये टू फेज रीजन चाहिए ही होगा हर हाल में। अगर आप एक्सट्रैक्शन के अंदर टू फेज रीजन देखना चाहते हैं जहां पर सेपरेशन हो सकता है, तो ये जो एरिया मेरे को दिख रहा है इस कर्व के अंदर, ये है हमारी ऑपरेटिंग रेंज। क्या है ये हमारे पास, ऑपरेटिंग रेंज। जैसे कि डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर भी हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम कर्व और y इक्वल्स टू x लाइन के बीच का जो एरिया है वो मेरे पास क्या था, एक ऑपरेटिंग रेंज। तो अगर ऑपरेटिंग रेंज कम हो गई तो सेपरेशन होना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑपरेटिंग रेंज देखिएगा कैसे कम होगी, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर देता हूँ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के अंदर, तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, ये जो आपको एरिया दिख रहा है कर्व वाला, ये श्रिंक कर जाएगा। जब ये श्रिंक कर जाएगा तो यानी कि टू फेज रीजन के अंदर जो एरिया है वो कम हो गया। वो कम हो गया तो इसका मतलब क्या है, ऑपरेटिंग रेंज मेरी कम हो गई। और टेम्परेचर इंक्रीज करने से, अब इसको एनालाइज कर देते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्सट्रैक्शन में क्या होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से यानी कि जो टू फेजेस बन रहे थे, कुछ पार्ट इमिसिबल था, वो भी क्या होने लगेगा, धीरे धीरे मिलने लगेगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से लिक्विड के केस में आपकी सोलिबिलिटी क्या होती है, सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है। तो बात थी सॉल्वेंट की, ठीक है, बात थी सॉल्वेंट की, यानी कि सॉल्वेंट के अंदर ऐसी क्या खूबी होनी चाहिए कि सोल्यूट को एक्सट्रैक्ट कर ले। तो वहां पर मैकेनिज्म की बात करें या ड्राइविंग फोर्स की बात करें तो वो था मेरे पास सोलिबिलिटी डिफरेंस। सोलिबिलिटी डिफरेंस से क्या समझते हैं हम, पहले भी हमने बताया था पिछली वीडियो में, वो ये था कि सोलिबिलिटी डिफरेंस का मतलब ये है कि सॉल्वेंट आपका एक्सट्रैक्ट को, यानी कि जो हमारा सोल्यूट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको ज्यादा साथ में लेकर जाए, रेफिनेट को कम। ये सोलिबिलिटी डिफरेंस था। जैसे कि हम रिलेटिव वोलेटिलिटी पढ़ते हैं कि मोर वोलेटाइल के ज़्यादा वेपर्स बनने चाहिए और लेस वोलेटाइल के कम बनने चाहिए, वो डिस्टिलेशन उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पर भी एक्सट्रैक्शन के केस में ठीक इसी तरह से है कि आपका सोल्यूट को ज़्यादा लेकर जाए सॉल्वेंट, किसको नहीं लेकर जाना है, कैरियर लिक्विड को ज़्यादा नहीं लेकर जाना है। अगर वो साथ में कैरियर लिक्विड को भी लेकर चला गया तो क्या फ़ायदा होगा सेपरेशन का, ए और सी साथ में रह जाएंगे। और टेम्परेचर बढ़ाने पर तो अब सॉल्वेंट भी आ चुका है, तो पहले ए और सी को हम सेपरेट करने में लगे हुए थे, अब हमने सॉल्वेंट ऐड किया और हाई टेम्परेचर पर अगर किया तो मेरे को ए और सी तो छोड़ो, आप ए बी सी का मिक्सचर मिलेगा, यानी कि ए बी सी तीनों कंप्लीटली मिसिबल हो जाएंगे, फिर उनको सेपरेट कराने में और प्रॉब्लम आएगी। तो ये टू फेज रीजन था हमारे पास। ये सब चीज़ें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले जो टॉपिक होता है अलग अलग सब्जेक्ट में, डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि उसको हम थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ते हैं, प्रोसेस कैलकुलेशन के अंदर भी पढ़ते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वहाँ पर भी एक नंबर ऑफ फेजेस वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो नंबर ऑफ फेजेस का मतलब केवल सॉलिड लिक्विड गैस नहीं है, आपका मिसिबल और इमिसिबल वाला भी कॉन्सेप्ट उधर आएगा। तो ये मेरे पास इक्विलिब्रियम कर्व आ गया। अब आपको याद होगा हमने स्टेज के अंदर मिक्सर और सेपरेटर लिया था, और सेपरेटर के अंदर कितना टाइम लिया था, सेपरेटर के अंदर इतना टाइम लिया था जिसको हम बोल रहे थे इनफाइनाइट टाइम। इनफाइनाइट टाइम से मैं क्या बताना चाह रहा था, इनफाइनाइट टाइम से ये बताना चाह रहा था कि मैक्सिमम मास ट्रांसफर हो उस स्टेज के अबाउट। और जब मैक्सिमम मास ट्रांसफर होगा तो मतलब क्या था, वहां पे इनफाइनाइट टाइम से क्या लेना देना था मेरा, बियॉन्ड इक्विलिब्रियम तो नहीं जाएगा कोई भी मास ट्रांसफर, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम तो हो गया तो वो मैक्सिमम मास ट्रांसफर है। इसके लिए मैं इनफाइनाइट टाइम से उसको डिनोट कर रहा था इक्विलिब्रियम के लिए। इसका मतलब हमारी कुछ पार्ट यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रहने वाला है, और वो कौन सा पार्ट इक्विलिब्रियम में होगा आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इक्विलिब्रियम में हम क्या कंसीडर करते हैं, कौन सी स्ट्रीम्स इक्विलिब्रियम में होती है। तो हमेशा इक्विलिब्रियम किसके बीच होगा, आने वाली स्ट्रीम्स के बीच में नहीं होगा, जाने वाली स्ट्रीम्स के बीच में होगा इक्विलिब्रियम। ये हम बात करें तो कहां पर होगा, लिविंग स्ट्रीम्स। कहां पर होगा मेरा इक्विलिब्रियम, लिविंग स्ट्रीम्स के बीच में, यानी कि जो स्ट्रीम्स वहां से निकल रही है, जैसे कि डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर वेपर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं और लिक्विड उसी ट्रे से नीचे की तरफ जा रहा है। तो जो जाने वाली स्ट्रीम्स है, क्योंकि अगर किसी ट्रे पर कुछ एंटर कर रहा है लिक्विड और वेपर का मिक्सचर, तो वो आ रहा है, तब उनके बीच में इक्विलिब्रियम नहीं बनाया। जब मास ट्रांसफर जितना हो सकता था वो हो गया, यानी कि आफ्टर मास ट्रांसफर, एक स्टेज के अबाउट आफ्टर मास ट्रांसफर, जो स्ट्रीम्स मेरी वहां से निकल के जा रही हैं, कहां से, स्ट्रीम से, तो वो दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। अगर मैं इस सिंगल स्टेज की बात करूं तो यहां पर कौन इक्विलिब्रियम में रहने वाला है, देखिए जरा, लिविंग स्ट्रीम्स क्या है हमारे पास, फीड और सॉल्वेंट स्टेज में एंटर कर रहे हैं, और छोड़कर कौन जा रहा है, एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट, यानी कि E और R आपका इक्विलिब्रियम में होगा। E और R
इक्विलिब्रियम में होगा। तो ई और आर को जब मैं डिनोट करूंगा तो दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी कि दोनों पॉइंट कहां पर होंगे, इक्विलिब्रियम कर्व के ऊपर। ठीक है, ई और आर कहां पर होंगे, आपके कर्व के ऊपर। कौन से कर्व के ऊपर, इक्विलिब्रियम कर्व के ऊपर, क्योंकि इक्विलिब्रियम किसके बीच में आपका स्टैब्लिश होगा, यहां पर स्टैब्लिश होगा हमेशा आपका लिविंग स्ट्रीम्स के बीच में। और लिविंग स्ट्रीम की जो मैं बात कर रहा हूं वो सिंगल यूनिट के अबाउट होगा, सिंगल स्टेज के अबाउट होगा, एक सिंगल ट्रे के अबाउट होगा। ठीक है, ओवरऑल कॉलम के अबाउट, ओवरऑल सारी स्टेजेस के अबाउट जो लिविंग स्ट्रीम्स होगी उनको इक्विलिब्रियम में नहीं लेना है, केवल एक सिंगल स्टेज के अबाउट लिविंग स्ट्रीम जो है वो इक्विलिब्रियम में होंगी। अगर मान लेते हैं सीरीज में यहां पर एक स्टेज और आगे लगी हुई है, ठीक है, एक स्टेज और आगे लगी हुई है, तो वहां पर आपस में ई और आर इक्विलिब्रियम में होंगे। आप इसका एक एक्सट्रैक्ट और उसका रेफिनेट आपस में इक्विलिब्रियम में नहीं लेंगे। तो एक सिंगल स्टेज के अबाउट जो लिविंग स्ट्रीम्स हैं वहीं पर आपको इक्विलिब्रियम देखना है। ठीक है, इतनी बात। इक्विलिब्रियम क्यों कंसिडर किया, क्योंकि हमने सेपरेटर में इन्फिनाइट टाइम दिया था सेपरेट होने के लिए, कांटेक्ट टाइम जो था किसके बीच में, फीड और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर बना था, टर्शरी मिक्सचर। तो वहां से क्या हुआ, हमें दो पेयर्स मिले। दो पेयर्स कैसे मिले, जो कि कंप्लीटली मिसिबल थे, और एक पेयर ऐसा मिला जो कि पार्शियली मिसिबल था। ऐसा हमने एक सिस्टम कंसीडर किया। वो किस बेसिस पर कंसीडर किया कि हम ऐसा सॉल्वेंट ले रहे हैं, सॉल्वेंट सिलेक्शन कैसा होगा ताकि अच्छा एक्सट्रैक्शन हो, तो वो ऐसा होगा कि सोल्यूट को ज़्यादा लेकर जाए, यानी कि बी और सी आपका कंप्लीटली मिसिबल होना चाहिए, साथ के साथ ए और सी भी कंप्लीटली मिसिबल है। ठीक है, तो दो पेयर हम लेकर चल रहे हैं, ए सी कॉमा बी सी, ये है हमारे पास कंप्लीटली मिसिबल, और ए बी ये है मेरे पास पार्शियली मिसिबल। पार्शियली मिसिबल यानी कि हमने ऐसा सॉल्वेंट सिलेक्ट किया है जो कैरियर लिक्विड के साथ कम मिसिबल है। इसका मतलब वो सोल्यूट को ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करेगा। अब बात करते हैं इस ट्रायंगुलर डायग्राम की, जहाँ पर मैंने इक्विलिब्रियम रीजन बनाया हुआ है, 1 फेज बनाया है, 2 फेज बनाया है। तो इस तरह का डायग्राम, क्योंकि ट्रायंगुलर डायग्राम के अंदर इक्विलिब्रियम कर्व कैसा होने वाला है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ सिस्टम पर। तो ये किस तरह के सिस्टम के लिए, ये इस तरह के सिस्टम के लिए जहाँ पर हम एक्सट्रैक्शन अपनी डिजायर्ड सेपरेशन के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं। और वो डिजायर्ड सेपरेशन क्या होगा कि सॉल्वेंट आपका सोल्यूट को ज़्यादा लेकर जाए। तो हमने कुछ इस तरह का सॉल्वेंट कंसिडर किया है, क्योंकि बहुत ही इम्पॉसिबल केस हो जाता है, बहुत ही रेयर केस हो जाता है कि वो कैरियर लिक्विड को ना ले जा पाए। थोड़ा बहुत लेकर तो जाएगा ही, तो साथ में इसके लिए मैंने पार्शियली मिसिबल उसको कंसिडर कर लिया है। अब बात आते हैं कि हमने इक्विलेटरल ट्रायंगुलर डायग्राम की इससे पहले बात करी थी, जहां पर मैं ये सारी स्टेजेस दिखा सकता हूं। यानी कि कौन सी स्टेजेस दिखा सकते हैं, इस स्टेज के अबाउट जितनी भी कंपोजिशन है, यानी कि फीड के अंदर कंपोजिशन किसकी, सोल्यूट की, सॉल्वेंट के अंदर कंपोजिशन किसकी, सोल्यूट की, एक्सट्रैक्ट रेफिनेट, आप उसको कहाँ कहाँ दिखा सकते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम फीड की। फीड क्या था मेरे पास, ए और सी का मिक्सचर, यानी कि बी क्या है, बी नहीं है यहाँ पर शुरू में, यानी कि फीड के अंदर सॉल्वेंट बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं बी जीरो कहां पर होगा, देखिएगा जरा बी जीरो कहां होगा। बी यहां पर 100% था, और जैसे बी से हम दूर जाते जा रहे थे तो बी की परसेंटेज आपकी कम होती जा रही थी। बी एब्सेंट कहां पे था, यानी कि केवल ए और सी का बाइनरी मिक्सचर मेरे को मिलेगा ए सी साइड पर। कहां पर मिलेगा आपको, ए सी साइड पर मिलेगा। तो फीड को कहीं यहां पर कंसिडर कर लेते हैं हम। देखिएगा फीड मैंने इधर कंसिडर कर लिया है, एफ फीड। फीड कहां पर होगा, ए और सी साइड पर। अब बात आती है कि एग्जैक्ट वो पॉइंट कहां पर होगा, एफ। ये तो हमने एक अंदाजे से बना दिया, एक अप्रोक्सीमेट पॉइंट सेलेक्ट कर लिया फीड के लिए, कहां पर, ए सी लाइन पर, क्योंकि फीड इज कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्लस सी। फीड क्या है मेरे पास, ए प्लस सी। तो फीड कहां पर आ गया, एफ पॉइंट लाइज ऑन साइड ए सी। F पॉइंट लाइज ऑन साइड AC। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड इनपुट क्या है मेरे पास सिस्टम के अंदर, सॉल्वेंट, यानी कि B। B अगर वो प्योर B है, जरूरी नहीं है सॉल्वेंट प्योर हो। प्योर का मतलब क्या है, प्योर का मतलब ये है कि बिल्कुल भी सोल्यूट वहां पर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि सॉल्वेंट के अंदर इनिशियली सोल्यूट बिल्कुल नहीं है, बाद में सॉल्वेंट सोल्यूट को लेकर जाएगा इन फॉर्म ऑफ एक्सट्रैक्ट, वो बात अलग है। लेकिन स्टार्टिंग में टाइम जीरो पर हमने ऐसा सॉल्वेंट सिलेक्ट किया है अगर जहां पर सोल्यूट एब्सेंट है, केवल और केवल B है, तो मैं उस पॉइंट को कहां से डिनोट करूंगा, B के वर्टिसिस से। कहां से डिनोट करेंगे हम उसको, B के वर्टिसिस से। तो ये पॉइंट मिल गया मेरे को B और S।
बी और एस के लिए ये मेरे पास मिल गया, यानी कि बी। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मैंने इस ट्रायंगुलर डायग्राम पर डिनोट किया। अब देखिएगा बाकी एक्सट्रैक्ट प्लस रेफिनेट, यानी कि ई और आर, ई और आर, एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट। और एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या खास बात था, सी ज्यादा, सॉल्वेंट ज्यादा और ए कम। रेफिनेट के अंदर हम बात करें तो रेफिनेट के अंदर क्या था मेरे पास, कैरियर लिक्विड ज्यादा, सॉल्वेंट और सोल्यूट कम, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पार्ट आएगा उसका। तो ऐसा हमारे पास हो सकता है कि कोई सॉल्वेंट ना प्रेजेंट होकर दोनों के बीच में इस तरह का सोल्युबिलिटी डिफरेंस ला सके कि केवल सोल्यूट को लेकर जाए, कैरियर लिक्विड के साथ बिल्कुल भी मिसिबल ना हो। तो थोड़ा बहुत हम कंसिडर कर लेते हैं रियलिटी को अप्रोच करते हुए। तो एक्सट्रैक्ट एंड रेफिनेट, एक्सट्रैक्ट एंड रेफिनेट कहाँ पर आएगा, जाहिर सी बात है, पहली बात तो इक्विलिब्रियम कर्व पर आएगा। क्यों आएगा उसकी हमने बात करी, क्योंकि सेपरेटर से निकलते हुए जो दो फेज मिल रहे हैं अपने पास, एक्सट्रैक्ट एंड रेफिनेट, वो दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। क्यों होंगे, लिविंग स्ट्रीम्स वाला कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको बताया कहाँ पर मिलेगा, आफ्टर मास ट्रांसफर। ठीक है, तो ई और आर, अब बात आती है ई और आर किधर होंगे इक्विलिब्रियम कर्व पर। पहले पता चला मेरे को कि ई और आर इक्विलिब्रियम कर्व पर होने वाले हैं, और ई और आर इक्विलिब्रियम कर्व के अंदर कहाँ पर होने वाले हैं, देखिएगा जरा, इस कर्व के ऊपर ई और आर। ई में क्या है मेरे पास, ए कम है और आर के अंदर ए ज्यादा है। ई के अंदर ए कम है और आर के अंदर ए ज्यादा है, तो सीधी सी बात है जब एक्सट्रैक्ट के अंदर कैरियर लिक्विड कम है तो वो ए से दूर होगा, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही मैं किसी वर्टिसिस से दूर जाता हूं उसकी कंपोजिशन कम हो जाएगी। यानी कि एक्सट्रैक्ट के अंदर ए से कम होगा, और ए से कम होने के लिए कैसे, ए से पैरेलली हम जा रहे थे तब, तो ए से दूर होते जा रहे थे। और रेफिनेट के केस में ए ज्यादा है तो वो ए के पास होगा। तो इतना तो पता चल गया, अगर मैं इस ग्राफ को आधा बांट देता हूं, इस इक्विलिब्रियम को कर्व को आधा मैं इधर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, तो एक्सट्रैक्ट इस वाली साइड में होने वाला है और रेफिनेट इस वाली साइड में होने वाला है। ठीक है, तो पहले हमने राइट और लेफ्ट में इधर बांट दिया, यानी कि एक्सट्रैक्ट किधर होने वाला है, राइट में, और रेफिनेट किधर होने वाला है, लेफ्ट में। किसके लिए, इस तरह के सिस्टम के लिए जो हमने कंसिडर किया है, कि इस तरह का सिस्टम हमने कंसिडर किया था। इस तरह के सिस्टम के लिए एक्सट्रैक्ट आपका राइट में होने वाला है और रेफिनेट आपका लेफ्ट में होने वाला है। तो राइट और लेफ्ट तो पता चल गया। अब पोजीशन अप और डाउन, पहले हमने राइट और लेफ्ट देखा कि राइट में होगा या लेफ्ट में, अब हम बात करेंगे अप और डाउन वाली, यानी कि ऊपर होगा या फिर आपका नीचे होने वाला है, ई और आर। अब देखिएगा ऊपर और नीचे से कैसे पता लगेगा, सोल्यूट से, यानी कि सी। देखना सी कहां पर ज्यादा है, आपका एक्सट्रैक्ट फेज में, और रेफिनेट फेज में सोल्यूट आपका कम है। तो जहां पर सी ज्यादा होगा वो पॉइंट सी के उतना पास होगा, और जहां पर सोल्यूट कम होगा वो पॉइंट सी से उतना दूर होगा। तो सी से जितना पास में होगा वहां पर ज्यादा होगा सी, यानी कि ई आपका इक्विलिब्रियम कर्व पर ऊपर आएगा, किससे, रेफिनेट से। ई आपका ऊपर आएगा, क्यों आएगा ऊपर, राइट में क्यों आया था, देखिएगा जरा, राइट में इसलिए आया था क्योंकि यहां पर क्या था मेरे पास, ए कम था। और ये लेफ्ट में क्यों आया था मेरे पास, क्योंकि यहां पर ए ज्यादा था। दूसरी बात अप और डाउन वाली, अप और डाउन में देखिएगा जरा, अगर मैं बात करता हूं अप और इधर डाउन, ठीक है, पोजीशन देख रहे हैं ई और आर की। तो अप किस लिए था, क्योंकि मेरे पास इधर सी कैसा था, सी ज्यादा, और इधर सी कैसा था आपका, कम था। क्लियर है, तो सी ज्यादा और बी ज्यादा कहां पर है, एक्सट्रैक्ट में, यानी कि ये सी के भी पास होगा और बी के भी पास होगा। तो सीधी सी बात है, पॉइंट कहां पर आ गया मेरे पास, ऊपर आ गया, क्या, एक्सट्रैक्ट वाला। तो एक्सट्रैक्ट के लिए मैं पॉइंट ऊपर बना देता हूं, रेफिनेट के लिए एक रफ वैल्यू इधर यहां पर बना देते हैं कहीं पर भी, लेकिन आइडिया रखते हुए कि लेफ्ट और राइट में कौन होगा और अप और डाउन में क्या होगा। तो यहां पर मेरे पास आ गया ई, और इधर इस पॉइंट के लेफ्ट में और नीचे क्या आ गया हमारे पास, आर। तो इस स्टेज के अबाउट जो मेरे पास चार चीजें थी, फीड, सॉल्वेंट, एक्सट्रैक्ट फेज एंड रेफिनेट फेज, इन चारों ही पॉइंट्स को मैंने इस ट्रायंगुलर डायग्राम के अंदर बना लिया है। ठीक है, इस ट्रायंगुलर डायग्राम के अंदर बना लिया है। तो ठीक जैसे फीड और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाया था हमारे पास, फीड और सॉल्वेंट मिलने के बाद एक मिक्सचर बना था। अब अगर मैं मास बैलेंस करूं इस स्टेज के अबाउट, अगर मैं मास बैलेंस करता हूं तो देखिएगा जरा, मास बैलेंस, मास बैलेंस अगर हम करते हैं तो फीड और सॉल्वेंट F प्लस S, फीड और सॉल्वेंट मिलकर कहां पर जाएगा, स्टेज में। स्टेज में पहला क्या है, मिक्सर, तो एक मिक्सचर मिलेगा M, फिर वही मिक्सचर दो अलग अलग फेजेस में डिवाइड हो जाएगा। तो मास बैलेंस की बात करते हैं तो फीड और सॉल्वेंट मिलकर M बना रहा है, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी,
ई प्लस आर की। फीड और सॉल्वेंट मिलकर M बना रहा है मिक्सचर, और उस मिक्सचर की वैल्यू कितनी होगी आपकी एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट के बराबर। तो F प्लस S इज इक्वल्स टू M विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू एक्सट्रैक्ट प्लस रेफिनेट फ्रॉम दैट स्टेज। सो F प्लस S इज इक्वल्स टू E प्लस R, और M क्या है मेरे पास, वो मिक्सचर जो स्टेज 1 के अंदर जब एंटर करेगा तो पहला उसका काउंटर होगा किसके साथ, मिक्सर के साथ, जहां पर उसको थोरोली मिक्स करेंगे। तो एक वो जो मिक्सर के अंदर जो आउटपुट होगा, मिक्सर से जो आउटपुट होगा उसको मैं मिक्सर बोल रहा हूँ। कौन सा मिक्सर बोलते हैं उसको, टर्शरी मिक्सचर ऑफ ABC। तो उसको मैं डिनोट कर सकता हूँ उस पॉइंट को M को, ठीक है। अब बात आती है कि M कहाँ पर होगा, क्या बात आई हमारे पास, M कहाँ पर होगा। देखिएगा जरा वापस से, क्या देखना है, केवल मेरे को यहाँ मास बैलेंस लिखना है। मास बैलेंस फीड प्लस सॉल्वेंट E प्लस R। F, S, E और R की पोजीशन में यहाँ पर आपको पहले ही दिखा चुका हूँ इधर, ठीक है। एक एक पॉइंट समझते हुए दोबारा से एक बार देख लेते हैं। फीड यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि फीड A और C का मिक्सचर है तो B 0 होगा, तो B के पैरेलल वाली लाइन पे यानी कि साइड पर AC साइड बाइनरी मिक्सचर ऑफ AC। सॉल्वेंट में प्योर सॉल्वेंट लेकर चल रहे हैं तो वो B पॉइंट पर आ गया। E और R क्यों होगा ये भी अभी हमने डिस्कस किया। F क्या था मेरे पास, F था आपका A प्लस C। F क्या था मेरे पास, A प्लस C। F क्या था मेरे पास, A प्लस C। तो देखिएगा जरा, इसको अंडरलाइन करिए इसको जरा। F इज इक्वल्स टू A प्लस C। तो F पॉइंट कहां पर आया आपका, साइड AC पर, यानी कि जब वहां पर B एब्सेंट था मिक्सचर के अंदर, फीड जो मिक्सचर था हमारा इनिशियली जो फीड था वो क्या था मेरे पास, A और C का मिक्सचर था, यानी कि F पॉइंट कहां पर लाई किया, साइड AC पर। सिमिलरली मेरे पास M क्या है, M इज इक्वल्स टू F प्लस S, यानी कि M कहां पर होगा, जैसे कि ये है F, A और C को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर कहीं होगा। सिमिलरली F और S को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो M उस पॉइंट पर कहीं होगा, यानी कि F और S को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर कोई पॉइंट होगा जिसको मैं M बोलूंगा। तो मैं F और S को ज्वाइन कर देता हूं इधर। F और S को मैंने इधर ज्वाइन किया, F और S को ज्वाइन किया, ठीक उसी तरह से जैसे F इक्वल्स टू A प्लस C था तो वो AC लाइन पर आया। तो मिक्सचर यानी कि जो M पॉइंट होगा वो कहां पर होगा, F और S वाली लाइन पर होगा, ठीक है। अब देखिएगा यही M किसके बराबर है, E प्लस R के, यानी कि ये M E और R को ज्वाइन करने वाली लाइन पर भी होगा। इसका मतलब क्या है, यही M आपका E और R को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही होगा। तो इस बात से ये समझ में आई कि ये जो दो लाइंस बन रही हैं, ये जो दो लाइंस बनी मेरे पास, फीड और सॉल्वेंट को मिलाकर और एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट को मिलाकर, दोनों किसके बराबर हैं, F प्लस S इक्वल्स टू M इक्वल्स टू E प्लस R। तो M कहां पर होने वाला है, F और S को ज्वाइन करने वाली लाइन पर, और वही M कहां पर होने वाला है, E और R को ज्वाइन करने वाली लाइन पर। इससे ये पता चला ये दोनों जो लाइंस हैं इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा यही मेरा मिक्सचर पॉइंट है, यानी कि M पॉइंट। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही मेरा M पॉइंट होगा, यानी कि मिक्सचर पॉइंट। उस मिक्सचर की कंपोजिशन क्या है, यानी कि उसमें कितना सोल्यूट है मिक्सचर से निकलने के बाद जो सेपरेटर में एंटर कर रहा है। क्लियर है इतनी बात। वापस से F A प्लस C था तो A और C को ज्वाइन करने वाली लाइन पर F आ गया। तो सॉल्वेंट था मेरे पास S, तो F और S को मैंने ज्वाइन करा, यानी कि यहां पर कहीं M होगा। E और R को पहले मैंने पहचाना कि E और R पॉइंट आपका कहां पर होने वाला है, तो E और R को ज्वाइन करने वाली लाइन पर M होगा। उससे ये पता चला कि दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट होंगी, क्योंकि दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, M, वहां पर होगा मेरे पास M। तो मिक्सर से निकलने वाला मिक्सचर, टर्शरी मिक्सचर, उसकी भी कंपोजिशन मेरे को इधर मिल गई है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ट्रायंगुलर डायग्राम को रीड करना सीखा कि ABC कैसे बताएगा परसेंटेज के हिसाब से, ABC आपका कैसे बताएगा, ठीक है। फिर उसको सिंगल स्टेज के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगुलर डायग्राम कैसे पढ़ेंगे, जहां पर हमने इक्विलिब्रियम कर्व भी बनाया, ठीक है। मैं यहां पर बात करने वाला हूं, अब सिंगल स्टेज की हमने इधर बात करी, अब हम यहाँ मल्टी स्टेजेस की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मल्टी स्टेजेस की बात करते हैं। तो मल्टी स्टेजेस के लिए इधर देख लेते हैं, मैंने इधर बनाया हुआ है आपके लिए। मल्टी स्टेजेस की जब बात करते हैं तो एक मल्टी स्टेज के अंदर किसी भी तरह का अरेंजमेंट हो सकता है, जैसे कि को करंट अरेंजमेंट है, कोई को करंट समझते हैं आप, पैरेलल फ्लो, सेम डायरेक्शन। एक काउंटर करंट फ्लो होता है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर हमने देखिएगा लास्ट एग्जाम्पल में बात करी थी सिंगल स्टेज में, वो क्रॉस फ्लो था, क्रॉस फ्लो था। तो हम यहाँ पर क्रॉस फ्लो कास्केड अरेंजमेंट लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर मल्टी स्टेजेस के लिए 3 स्टेज मैंने इधर बनाई हुई है। F फीड क्या है मेरे पास, मिक्सचर ऑफ A एंड C, सॉल्वेंट
प्योर सॉल्वेंट लेकर चल रहे हैं हर बार, तो यहां से स्टेज 1 के अबाउट जो निकलेगा वो होगा एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट। तो मैंने उसको नाम दे दिया E1 और R1, यानी कि स्टेज 1 से निकलने वाला एक्सट्रैक्ट E1 और स्टेज 1 से निकलने वाला रेफिनेट R1। सेकंड स्टेज के लिए E2 और R2, यहां पर भी सॉल्वेंट जो यूज किया है वो प्योर है, ये भी आपका प्योर है। जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर एग्जांपल के लिए काउंटर करंट लेकर चलता तो फीड इधर से एंटर करा था और सॉल्वेंट इधर से एंटर करा था, तो मुझे हर स्टेज में हर बार प्योर और फ्रेश सॉल्वेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां पर आपको हर स्टेज में प्योर और फ्रेश सॉल्वेंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा एक्सट्रैक्शन के लिए। अब 3 स्टेजेस के लिए अगर इक्विलेटरल ट्रायंगुलर डायग्राम बनाना है तो 3 स्टेजेस के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगुलर डायग्राम देखिएगा किस तरह से बनेगा। वापस से ये इक्विलिब्रियम कर्व, A, B एंड C। A वही करियर लिक्विड, B सॉल्वेंट एंड C सोल्यूट। 2 फेज 1 फेज। फीड क्या है? A और C का मिक्सचर, यानी कि B एब्सेंट है तो कहां पर होगा? कहीं इधर। ये आ गया मेरे पास F। सॉल्वेंट की बात करें तो प्योर सॉल्वेंट लेकर चल रहा हूं तो S, ठीक है, याद है अभी हमने बताया। और अब E और R बनाएंगे, लेकिन इस बार एक E और एक R नहीं है, मेरे पास 3 E हैं और 3 R हैं, ठीक है। तो फीड और सॉल्वेंट की लाइन को ज्वाइन करा देते हैं सबसे पहले। फीड और सॉल्वेंट, यानी कि अब मिक्सर की बात करते हैं। मिक्सर की बात करेंगे, अब 3 स्टेज है, यानी कि 3 मिक्सर और 3 सेपरेटर, क्योंकि हर एक स्टेज के अंदर एक मिक्सर और एक सेपरेटर होता है। अब यहां पर जो मिक्सर बनेगा कैसे बनेगा? फीड प्लस सॉल्वेंट। पहली स्टेज के लिए मिक्सर को मैं लिखता हूं इधर M1, तो मिक्सर जो मिलेगा वो M1 के नाम से मिलेगा, जो कि किसके बराबर होगा? अगर मास बैलेंस करते हैं, अगर मास बैलेंस में करता हूं इधर तो कैसा होगा मास बैलेंस? F प्लस S इज इक्वल्स टू M1, क्या मिलेगा? E1 प्लस R1। F प्लस S इज इक्वल्स टू M1 इज इक्वल्स टू E1 प्लस R1। स्टेज 2 के लिए देखिएगा मास बैलेंस क्या बनेगा? अभी एंटर जो कर रहा है, यानी कि एक्सट्रैक्ट मैंने एक बार निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या था? सोल्यूट और सॉल्वेंट ज्यादा, करियर लिक्विड कम, लेकिन कुछ रेफिनेट में भी सोल्यूट चला गया, उसको दोबारा से मुझे क्या करना है? सेपरेट करना है। किस लिए? सेपरेशन बढ़ाना चाहता हूँ, अच्छा करना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में करते हैं कि कन्वर्जन बढ़ाने के लिए एक और रिएक्टर आगे लगा देते हैं, तो यहाँ पर हमने एक यूनिट आगे लगाई है सीरीज में। R1 प्लस S इज इक्वल्स टू, यानी कि R1 और S मिलकर क्या बनेगा? जो स्टेज 2 के अंदर मिक्सर 2 है उसका मिक्सिंग पॉइंट M2। मास बैलेंस करते हैं तो R1 प्लस S इज इक्वल्स टू E2 प्लस R2। सिमिलरली थर्ड स्टेज के लिए R2 प्लस S इज इक्वल्स टू M3 इज इक्वल्स टू E3 प्लस R3। तीनों के लिए मास बैलेंस मैंने लिख लिया इधर, ठीक है। F और S हमने ज्वाइन भी करा दिया है और इस पर कहीं पॉइंट होगा M1, ठीक है। जैसे कि F इक्वल्स टू A प्लस C था, तो F कहां पर लाई किया? A और C को ज्वाइन करने वाली लाइन पर। E1 प्लस R1 हमने बात करी थी इससे पहले, E और R की पोजीशन, तो E कहां पर था मेरे पास? राइट में, और R कहां पे था? लेफ्ट में। ऊपर और नीचे वाले यानी कि अप और डाउन पोजीशन की बात करें तो E ऊपर की तरफ था, क्योंकि उसमें सोल्यूट ज्यादा था तो C के ज्यादा नजदीक रहेगा। इधर R के अंदर, रेफिनेट के अंदर सोल्यूट कम था तो C से थोड़ा दूर रहेगा, ठीक है। अब बात आती है, अब यहाँ पर तो बहुत सारे एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट हैं, ठीक है, बहुत सारे। अब देखना, एक्सट्रैक्ट पहले निकल गया मेरा, एक्सट्रैक्ट पहले निकल लिया। मान लेते हैं यहाँ पर फीड है, फीड के अंदर आपका A 90 है और C 10 है। लेट्स से एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 10 मोल्स करियर लिक्विड है और सॉरी फीड के अंदर 90 मोल्स करियर लिक्विड है और 10 मोल्स आपका सोल्यूट है। तो 10 मोल्स को मेरे को सेपरेट करना है किसी तरह से। 10 मोल्स से सेपरेट करने के लिए कुछ एक्सट्रैक्ट में यहाँ से निकल गया, है ना। मान लेते हैं 10 में से 5 इधर चला गया। अब 5 की लड़ाई आगे लड़नी है इन बाकी स्टेजेस में, तो जाहिर सी बात है E1 की वैल्यू ज्यादा होगी, किससे? E2 से और E3 से। मैं कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी कि सोल्यूट कितना रह गया उसकी कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। तो E1 मेरे पास ऊपर आ गया, इधर आ गया E1, ठीक है। राइट लेफ्ट तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो एक्सट्रैक्ट सारे राइट में होंगे
और रेफिनेट सारे लेफ्ट में होंगे और सारे के सारे ई इक्विलिब्रियम कर्व पर आएंगे और सारे के सारे आर, क्योंकि इक्विलिब्रियम के अंदर कौन होता है, लिविंग स्ट्रीम्स, और इक्विलिब्रियम में अभी लिविंग स्ट्रीम स्टेज 1 के अंदर लिविंग स्ट्रीम क्या है मेरे पास, E1 और R1। यहां पर इक्विलिब्रियम बनेगा। क्यों इक्विलिब्रियम बना था, क्योंकि स्टेज के अंदर जो मैंने सेपरेटर लिया था वहां पर कितना टाइम था आपका, इनफाइनाइट टाइम। दूसरा E2 और R2, यहां पर इक्विलिब्रियम बनेगा स्टेज 2 के अबाउट। थर्ड E3 एंड R3, यहां पर इक्विलिब्रियम बनेगा स्टेज 3 के लिए। ठीक है, हमेशा लिविंग स्ट्रीम्स आर इन इक्विलिब्रियम लेकर चलेंगे अगर वहां पर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो रहा है तो। ठीक है, तो E1 और R1, E1 ऊपर की साइड, R1 इससे नीचे होगा। ठीक है, पहले ही हम देख चुके हैं, और लेफ्ट में होगा। तो इधर मैंने लिया R1 एक आइडिया से। अब M1 जो है वापस से वही कहानी, F और S को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर होगा M, और E1 और R1 को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर होगा M1। इन दोनों को जो इंटरसेक्ट किया मेरे पास आ गया M1। ठीक है, अब सेकंड केस में देखिएगा, सेकंड स्टेज के अबाउट फीड क्या है मेरे पास, R1 और सॉल्वेंट वापस से S। तो R1 और S मिलकर एक मिक्सचर बनाएगा, R1 और S मिलकर एक मिक्सचर बनाएगा। तो अब मैं ज्वाइन कर रहा हूं R1 और S वाली लाइन को, जिस पर आपका M2 होने वाला है। क्या होने वाला है, मिक्सचर पॉइंट 2। तो R1 और S को मैंने ज्वाइन किया, जिससे मिलेगा आपको E2 और R2। तो E2 वापस से ऊपर होगा R2 से, तो E2 मैंने कहीं इधर ले लिया और इधर आ गया R2। तो दोनों को जो ज्वाइन करेगी लाइन, यहां से मेरे को मिलेगा इन दोनों के इंटरसेक्शन से M2, इन दोनों के इंटरसेक्शन से R1 और S को ज्वाइन करने वाली लाइन और R2 और E2 को ज्वाइन करने वाली लाइन। सिमिलरली R2 प्लस S को जोड़ेंगे तो मेरे को वहां से M3 मिलेगा। तो R2 और S को मैंने ज्वाइन कर दिया है। अगेन E3 प्लस R3, तो E3 और R3 किधर आएगा, E3 इसके नीचे आ जाएगा, E2 के नीचे, और R3 किधर आएगा, R3 आएगा E3 से नीचे और R2 से भी नीचे, यानी कि इधर। क्यों नीचे आ रहा है, नीचे जितना जाएंगे इसका मतलब क्या है, C की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो इस पोजीशन में जब मैं जा रहा हूं, इससे क्या पता लग रहा है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ C की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। और इधर भी जब मैं जा रहा हूं तो क्या पता लग रहा है, C आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा C कहां पर होगा, E1 में, यानी कि पहली स्टेज में जो एक्सट्रैक्ट मिलेगा वहां से मैं सोल्यूट ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। फिर बाकी सेपरेशन को बढ़ाने के लिए उसको मैं सब्सिक्वेंटली आगे वाली स्टेजेस के लिए भेज देंगे। अब लास्ट स्टेज के लिए E3 और R3 को ज्वाइन कर देते हैं। तो E3 और R3 को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वहां से मेरे को मिलेगा M3। कहां से मिला M3, M1 मिला था F और S को ज्वाइन करने वाली लाइन और E1 और R1 को ज्वाइन करने वाली लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। M2 R1 और S को ज्वाइन करने वाली लाइन, E2 और R2 को ज्वाइन करने वाली लाइन का इंटरसेक्शन। M3 R2 और S को ज्वाइन करने वाली लाइन और E3 और R3 को ज्वाइन करने वाली लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इस तरह से मेरे को मल्टी स्टेजेस के लिए, उसमें हमने एक अरेंजमेंट पढ़ा है, अरेंजमेंट ऐसा किसी भी तरह का हो सकता है और सिस्टम भी किसी तरह का हो सकता है। हमने किस तरह का सिस्टम कंसिडर किया था, जहां पर 2 पेयर आपके मिसिबल थे और 1 पेयर पार्शियली मिसिबल था। किसके साथ पार्शियली मिसिबल था यानी कि कम मिसिबल था, वो मिक्सचर बन रहा था मेरा करियर लिक्विड और सॉल्वेंट का, क्योंकि मैंने सॉल्वेंट इस तरह का सिलेक्ट किया था कि करियर लिक्विड को कम लेकर जाए तभी आपका अच्छा एक्सट्रैक्शन हो पाएगा। तो उस स्टेज के लिए मेरे पास इस तरह का इक्विलिब्रियम कर्व मिला और सारे पॉइंट्स F, S, E1, R1, E2, R2, E3, R3 को मैंने पहले डिनोट किया। और ये जो लाइंस क्या बता रही हैं वो हमने फीड से देखा। फीड था आपका A प्लस C, तो फीड हमारा A और C पर लाई कर रहा था क्योंकि वहाँ पर B एब्सेंट था। तो सिमिलरली मैंने ऐसे सारी लाइंस ड्रॉ करी और दो लाइंस जब ड्रॉ कर रहा हूँ तो हर बार एक मिक्सचर पॉइंट यानी कि मास बैलेंस के अकॉर्डिंग एक 3 पॉइंट्स मिले, उनको भी मैंने यहाँ पर शो किया। ठीक है, थैंक यू।